नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताएंगे, हर जरूरी अपडेट हमारे संवाददाता आपको ग्राउंड से देंगे, हर महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी से सिडनी के लिए रवाना हो गए हैं। सिडनी में प्रधानमंत्री भारतीय मूल के नागरिकों को संबोधित करेंगे, बता रही हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पे हैं। इस दौरान जब वो पहुंचे थे तो एयरपोर्ट पे पीएम के पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने उनका पैर छू के स्वागत किया और गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी को गले लगाए। वो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, तो इंडिया में भी इसकी खुशी लगातार जाहिर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी पहुंच चुके हैं। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को पैर छूकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने जेम्स मारापे को गले लगाकर उनका धन्यवाद अदा किया। आपको बता दें कि उनसे पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी की यात्रा नहीं की है। पीएम मोदी को पापुआ न्यू गिनी के पार्ट मोरेस्बी पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी किया। पापुआ न्यू गिनी जाने से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि मैं भारी हूं कि 14 प्रशांत द्वीप देशों ने अहम शिखर सम्मेलन में शामिल होकर नियंत्रण स्वीकार किया है। वो अपनी यात्रा के लिए 22 से 24 मई तक फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के रवाना हो चुके हैं। इस दौरान पापुआ न्यू गिनी की जनता ने भी पीएम मोदी को पैर छूकर उनको रवाना किया। वहां से वो नजारा देखने वाला था। अब इसके बाद से इंडिया में तस्वीरें वायरल हो रही है और पीएम मोदी की वाहवाही हो रही है। कैमरा पर्सन निक्की के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। और पिछले कई दिनों से चल रहे पहलवानों के विवाद के बीच बजरंग पूनिया का बड़ा बयान सामने है। बजरंग पूनिया ने कहा है कि वे नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, बता रही हैं दीक्षा चौधरी। भाजपा सांसद और फेडरेशन रेसलिंग के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की नार्को टेस्ट की चुनौती को पहलवानों ने स्वीकार कर लिया है। बजरंग पूनिया ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम किसी भी तरह के टेस्ट को तैयार हैं, लेकिन इसकी टेस्ट जो भी हो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। इसके साथ ही इसका लाइव हो ताकि देश को सवाल जवाब के बारे में लाइव पता चल सके। ब्रजभूषण ने रविवार को कहा था कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी शर्त है कि मेरे साथ ही विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी यही टेस्ट होना चाहिए। वह मीडिया बुलाकर इसका ऐलान करे। आपको बता दें कि रेसलर पिछले 30 दिनों से जंतर मंतर पर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जांच और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। यानी कल 23 मई को इंडिया गेट पर पहलवान कैंडल मार्च निकालेंगे। बजरंग पूनिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेते हुए अपनी निगरानी में नार्को टेस्ट करवाए। साथ ही नार्को टेस्ट लाइव होना चाहिए ताकि पूरे देशवासियों को पता लग सके ब्रजभूषण से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और उस पर उसका क्या जवाब मिल रहा है। आपको बता दें, ब्रजभूषण के 15 रुपए के मेडल वाले बयान पर कहा है कि ये सिर्फ मेडल का ही नहीं बल्कि तिरंगे का भी अपमान है, क्योंकि जब हम मेडल जीतते हैं तो तिरंगे को सिर पर उठाकर चक्कर लगाते हैं। बजरंग ने कोच विनोद तोमर, जितेंद्र और धीरेन्द्र का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। इसके साथ ही विनेश फोगाट ने कहा कि न केवल विनेश और बजरंग का नार्को टेस्ट होना चाहिए बल्कि सभी सातों शिकायतकर्ता पीड़ित पहलवानों का भी टेस्ट होना चाहिए, जिसके लिए वे भी तैयार भी हैं। दोनों पक्षों के सवाल जवाब की प्रक्रिया को देश के सामने लाइव दिखाना चाहिए। ब्रजभूषण को मीडियाकर्मी इस तरह से ना दिखाएं कि वह कोई भी अच्छा इंसान है। उसकी नार्को टेस्ट के बयान को भी बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत कराया जा रहा है कि उसने सामने से नार्को टेस्ट के लिए कहा हो, जबकि ये मांग हम 1 महीने से कर रहे हैं। आपको बता दें, 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान 1 महीने से लगभग ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 23 मई को दिल्ली के इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाली जाएगी। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाला आरोपी लवलेश तिवारी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। आखिर क्यों, बता रहे हैं दिनकर आनंद। लवलेश तिवारी, यह नाम याद है आपको? अगर याद नहीं तो आपको याद दिला दूं, यह लवलेश तिवारी वही है जिसने सरेआम कॉलविन हॉस्पिटल में प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की हत्या की थी, जिस पर हत्या का आरोप लगा है। अभी वह बांदा जेल में बंद है, लेकिन आज उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं ये आपको हम चंद मिनटों में बताएंगे। यह फेसबुक प्रोफाइल महाराज लवलेश तिवारी के नाम से है। इस प्रोफाइल से
एक बार फिर से यह प्रोफाइल एक्टिव हुआ है। बताया जा रहा है कि यह प्रोफाइल लवलेश तिवारी का है, जो कि अतीक अहमद की हत्या में अभी जेल में बंद है। इससे एक पोस्ट किया जाता है, फैंस तो सेलिब्रिटी के होते हैं, मेरे तो चाहने वाले हैं। यानी एक बार फिर से इसका प्रोफाइल एक्टिव है और इस पर ट्वीट कर लिखा गया है पोस्ट पे, फैंस तो सेलिब्रिटी के होते हैं, मेरे तो चाहने वाले हैं। जिसके बाद लगातार कमेंट की भरमार आ गई। उसके चाहने वाले के कमेंट आ रहे हैं, कोई इसे शेर बता रहा है तो कोई कुछ और। लेकिन बड़े सवाल अपने आप में यह है कि आखिर लवलेश तिवारी जेल में बंद है तो इसका अकाउंट एक्टिव कैसे है, अकाउंट इस्तेमाल कौन कर रहा है। इस बात की जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस विभाग की टीम एक्टिव हुई। एसपी ने बाकायदा डिजिटल टीम को जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन बड़े सवाल है कि आखिर यह जेल में बंद है तो अकाउंट चला कौन रहा है। आखिर लवलेश तिवारी के नाम से 3-4 फेसबुक पे आईडी है, कौन सा आईडी उसका सही है, किस आईडी में सच्चाई है, उसके आईडी का इस्तेमाल कौन कर रहा है, क्या इसके पीछे किसी का मकसद है। कई बड़े सवाल अपने आप में हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर लवलेश तिवारी की जो फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या यह पुलिस के लिए घातक साबित हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से उसके कमेंट के नीचे, उसके पोस्ट के नीचे कमेंट आ रहे हैं, कोई शेर बता रहा है, कोई उसे जय परशुराम के साथ उसे टैग कर रहा है, हैशटैग ट्रेंड करवाया जा रहा है लवलेश तिवारी के लिए। तो कई बड़े सवाल हैं। चुनौती प्रशासन के लिए भी है कि आखिर इस तरीके से कैसे उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्टिव है। इससे पहले भी उसके प्रोफाइल से ट्वीट किए गए थे, ट्विटर पर, इसके साथ ही फेसबुक पर भी पोस्ट किए गए थे। न्यूज डेस्क, इंडिया। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट के बैन पर कहा है कि नोट बदलवाने में हड़बड़ी ना करें। बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। बैंक ने सभी तरह की व्यवस्था को नोटिस जारी किया है। कहा है कि 2000 के नोट बदलने को लेकर जिस तरीके की हड़बड़ी दिख रही है लोगों के अंदर, लेकिन उसके बाद ही बैंक ने साफ तौर पे कहा है कि 2000 के नोट सभी लोगों के बदले जाएंगे। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक की इसकी डेट दी है, लेकिन उसके बाद भी लोगों में काफ़ी हड़बड़ी देखने को मिल रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद करने का फैसला किया था। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए बैंक तैयार है। बैंकों में सभी तरह की जरूरी व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वह नोट बदलने में हड़बड़ी ना दिखाएं। 4 महीने का समय है, आराम से नोट बदलें। उन्होंने कहा है कि इसकी प्रक्रिया के दौरान आने वाली मुश्किलों को लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जब शक्तिकांत दास से पूछा गया कि 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये के नोटों का क्या होगा, इस पर उन्होंने कहा कि हमने ऐसे कुछ नहीं कहा है। 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि 30 सितंबर के अंदर 2000 रुपये का मैक्सिमम नोट वापस आ जाएगा। अगर उसके बाद भी बाजार में रहता है तो उसको लेकर आगे बताया जाएगा। यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर के कहने के ये मतलब थे कि लोग 30 सितंबर तक 2000 रुपये का नोट बदलवा लें। शक्तिकांत दास ने कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक तारीख इसलिए तय की गई है, लोगों को गंभीरता से लें वरना एक अंतिम प्रक्रिया की जा सकती है। जहां 2000 रुपये के नोट को लेकर काफ़ी हड़बड़ी देखने को मिल रही है। बैंकों के अंदर लोग लाइन लगा के खड़े हैं कि आखिरकार जिस तरीके से 23 मई 30 सितंबर तक का इसका टाइमिंग दिया है, लेकिन उसके बाद जो बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है सभी लोगों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी 2000 का नोट बदला जाए। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उधर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तत्काल सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता रहे हमारे सहयोगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद सत्येंद्र जैन की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है। सोमवार को उन्हें इलाज के लिए सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई। आपको बता दें, इस तस्वीर पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर अब राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन जैसे इंसान को केंद्र सरकार जेल में डाल रही है, जो कि एक अच्छे स्वास्थ्य मंत्री साबित हुए। आपको बता दें, लगातार अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन के जेल में जाने के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने बार बार सवाल किया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली को स्वास्थ्य मॉडल देने वाले सत्येंद्र जैन को जब केंद्र सरकार जेल में डाल सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट में दावा किया था कि पिछले 1 साल में सत्येंद्र जैन का 35 किलो वजन कम गया है। इसी हिसाब से आप आंकलन कर सकते हैं कि सत्येंद्र जैन कितने बीमार है, लेकिन उनको फिर भी कोर्ट के द्वारा राहत नहीं दी जा रही है। केंद्र सरकार उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। उधर श्रीनगर में G20 की अहम बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सख्त इंतजाम किए हैं। जानकारी दे रही हमारी सहयोगी जूही से। सोमवार
को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की तीसरी बैठक जो है वो शुरू हो गई है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि साल 2019 में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद ये पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसके लिए जो है काफी ज्यादा सख्त इंतजाम किए गए हैं। इन 3 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के लिए 22 से 24 मई तक कश्मीर हवाई निगरानी ड्रोन निगरानी के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा ग्रिड के अधीन रखा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और MARCOS कमांडो को आयोजन स्थल के चारों ओर तैनात किया गया है। किसी भी आतंकी घटना को रोकने के लिए सुरक्षा कवच देने के लिए कई जगहों पर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को तैनात जो है वो किया गया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में ये पहला बड़ा आयोजन है। बता दें इस वजह से इसके खास मायने जो है वो लगाए जा रहे हैं। इस बैठक के जरिए भारत दुनिया को ये संदेश देगा कि कश्मीर में जो है वो सब कुछ ठीक है। इसके अलावा कश्मीर को लेकर पूरे दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाने वाले चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ये आयोजन एक करारा जवाब होगा। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। मध्य प्रदेश की सियासी फिजाओं में इस बार 1984 के दंगे का मुद्दा एक बार फिर से तैरना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और PCC चीफ कमलनाथ पर सिख विरोधी दंगों में शामिल होने का आरोप मढ़ा है। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर 1984 में हुए सिख दंगा कांड एक बार फिर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आमने सामने हो गई है। वहीं लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। तो वहीं VD शर्मा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कमलनाथ को भी इस दंगे में शामिल होने वाली बात कही है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सिख दंगे में कमलनाथ के भी हाथ खून से सने हुए थे। तो वहीं कमलनाथ ने भी VD शर्मा, आपको बता दें कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर हमलावर होते हुए कहा है कि वो अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए इस तरीके के आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। हम जिस तरीके से बात करें कि कर्नाटक में वर्तमान जो चुनाव हुए थे, वहां पर बजरंगबली जैसा एक बड़ा मुद्दा आपको देखने को मिला था। शायद अब 2023 में जो अंत में चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं अब जो सिख दंगों का मामला एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। कैमरामैन सुमन के साथ भोपाल से राजेश आर्य की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। अविदेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ 5 जून के फैसले की तिथि को मुकर्रर कर दिया गया है, जो कि 31 साल पुराने बहुचर्चित हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का नाम दर्ज किया गया था। बचाव और अभियोजन पक्ष ने MP MLA कोर्ट में लिखित बहस पेश की। मृतक के भाई अजय राय ने चेतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मुख्तार अंसारी और 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 31 साल पुराने हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी की MP MLA कोर्ट 5 जून को देगी फैसला। इधर कानपुर में शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम। कानपुर विश्वविद्यालय में आज सुबह मूल्यांकन भवन में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर आनन फानन में दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि 2 भवनों में आग लगी थी, जिनको बताया जा रहा है कि मूल्यांकन भवन थे, वहां पर जो कॉलेज की ज़रूरी कागजात थे और जो पुराने जो प्रश्न उत्तर की जो कापियां थी वो रखी हुई थी। हालांकि काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन जिस वक्त ये आग लगी हुई थी वहाँ पर BSc के जो छात्र हैं उनका एग्ज़ाम चल रहा था। आग लगने के तुरंत बाद जो वहाँ के पुलिस पहुँची है और जितने भी छात्र छात्राएँ एग्ज़ाम दे रहे थे उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो आग थी काफ़ी भयानक थी और इसकी जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और जो दमकल कर्मी थे उन्होंने कमरे के अंदर इंटर करने के लिए जो वहाँ पर शीशे लगे थे उनको तोड़कर कमरे के अंदर इंटर किया था और आग पर काबू पाया था। इस पूरे मामले की बात करें तो अभी प्रथम दृष्टया जो आग लगने की वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन दमकल कर्मियों का कहना है कि जो वहाँ पर आला अधिकारी थे उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, जांच के बाद चीज़ें साफ़ हो पाएंगी।
फिलहाल इस पूरे मामले की बात करें तो जो छात्र छात्राएं हैं उनके एग्ज़ाम कल भी होने हैं, तो ऐसे में जो उनके एग्ज़ाम के जो भवन थे जहां पर उनको एग्ज़ाम देना था वहां से उनको शिफ्ट करके उनको दूसरी जगह एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। उधर यूपी के बलिया में संगम घाट पर नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। आनन फानन में रेस्क्यू टीमों को बुलाना पड़ा, एनडीआरएफ की टीम पहुंची। ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। बलिया में कुछ परिवारों के लिए आज का दिन गमगीन रहा। मैं आपको बता दूं कि बलिया में आज मुंडन का मुहूर्त इस प्रकार था कि काफ़ी संख्या में घाट पर लोग पहुंचे थे। मैं आपको बता दूं कि मैं बलिया सदर कोतवाली क्षेत्र की अंतर्गत की बात करता हूं, मालदेवपुर घाट की, जहां पर कि काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे मुंडन और उपहार के लिए। और वहां पे अगर देखा जाए तो एक नाव पे जो है करीब 30 से 40 लोग सवार हो जाते हैं और इस तरह की दुर्घटना हो जाती है। और दुर्घटना हुई बलिया में ही, एक नाव जो है पलट गई और एक नाव पे कम से कम 30 से 40 लोग सवार थे और इस तट से उस तट तक जाते हैं जो कि एक रस्सी को लेकर के और इधर बांध करके फिर उधर ले जाके उस तट पे बांधते हैं जिसको हार बोलते हैं। उसी बीच में एक हादसा हो गया। जब नाव बीच में पहुंची तो नाव पलट गई। नाव पलटने का कारण जहां तक बताया जा रहा है कि उसमें जो मोटर लगा था, जो इंजन है जिससे नाव चल रही थी, वह अचानक जो है वो ख़राब हो गई बीच में ही। और हवा भी तेज चल रही थी और जो लोग काफ़ी क्षमता के हिसाब से अधिक सवार हो गए थे नाव पे, जहाँ पे 10 से 12 लोगों को बैठने की जगह थी और वहाँ पे जो है 30 से 40 लोग उस नाव पे सवार हो गए थे। तो इसके वजह से नाव जो है डिसबैलेंस हो गई और नाव जो है बीच इस तरह से कह लीजिए कि मझधार में जा कर के पलट गई। और पलटने से जैसे ही नाव पलटी, पूरे घाट पे अफरा तफरी का माहौल हो गया, जहाँ पे जो अगल बगल के जो नाविक थे वो नाव अपना लेकर के वहाँ पे दौड़े, वहाँ पर पहुँचे, कुछ लोगों को नाविकों ने बचाया। लेकिन वहाँ पे उसी में बचाने के दौरान जो है कुछ लोगों को निकाला गया, जहाँ पे 3 औरतों की मौत हो चुकी थी और कुछ लोग इस तरह से सीरियस थे जिनको जिला अस्पताल में भेजा गया और जहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। सूचना पर जैसे ही प्रशासन वहाँ पर पूरा पहुँच गया फोर्स के साथ और वहाँ पे गोताखोर भी पहुँच गए और गोताखोर अपना काम भी कर रहे थे और लोगों को जो भी थे रेस्क्यू करके निकाल भी रहे थे। लेकिन वहीं जो जिलाधिकारी ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम को सूचित कर दिया गया और बनारस से चल चुकी है। लेकिन अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि एनडीआरएफ की टीम पहुँच गई है और रेस्क्यू जारी कर चुकी है। अभी आगे देखना है कि क्या अभी उस गंगा में जो है मुंडन संस्कार के लिए लोग जो गए थे उनके परिवार के जो लोग लापता हैं, क्या उसमें कितने लोग निकल पाते हैं, नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि एक्चुअल में सही में आंकड़ा इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि ये जो नाविक था वो नाविक फरार है और जब नाविक मिलेगा तो वही एक्चुअल सही बता पाएगा कि नाव पर कितने लोग सवार थे। लेकिन फिलहाल में जो अगर देखा जाए तो प्रशासन पूरा वहाँ पर जमा हुआ है और एनडीआरएफ की टीम आ चुकी है, वहाँ पर रेस्क्यू जारी है। अब आगे देखना है कि क्या कितने लोगों को एनडीआरएफ टीम निकाल पाती है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया। उधर सिद्धार्थनगर में 12 वर्षीय बच्चे की नहाने जाते समय नदी में डूबने से मौत हो गई। ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के छित्रापार गांव में एक 14 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। परिवार में मातम छा गया जब मौके पर ग्रामीण पहुंचे और ग्रामीणों ने उस बच्चे को नदी से बाहर निकाला, जो कि ये राप्ती नदी में नहाने गए थे युवक। उनके साथियों ने, बच्चे के और भी साथी थे जो डूबते देखा, तो बच्चों ने गांव में जाकर बताया। अब मौके पर गांव वाले पहुंचे और उस बच्चे को बाहर निकाला। अब जब तक वो बाहर निकालते तब तक बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं मौके पर ग्रामीणों ने पुलिस को भी सूचना दी और मौके पर पुलिस पहुंची और सबको कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौके पर मामला ये सिद्धार्थनगर जिले के राप्ती नदी के छित्रापार गांव की है, जबकि 4 बच्चे साथ में नहाने गए थे गांव के ही, जो कि एक बच्चा डूबने लगा। जब डूबते देख बच्चों ने जाके गांव में हल्ला किया तो गांव वाले मौके पर जब पहुंचते हैं तो बच्चे को डूबते देख निकाल कर बाहर करते हैं, लेकिन बच्चा तब तक डूब के मर जाता है और उसे बाहर निकालती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, छानबीन करती है और उसे सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। इधर बारातियों से भरा 4 पहिया वाहन बांदा में पलट गया, जिसमें 4 की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए, बता रहे हमारे सहयोगी। हादसे का मामला सामने आया है, जहां पर बारात से लौट रहे
बारातियों से भरी एक बोलेरो अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई है, जिसमें लगभग 4 लोगों की वहाँ मौत हो गई थी और उसके बाद जो सवार यात्री थे उनको, जो भी घायल थे उनको उपचार के बाद कानपुर के लिए रेफर कर दिया। आपको बता दें पूरा मामला बांदा जनपद के बदौसा थाना क्षेत्र का है, जहां पर तोर्रा नाले के पास एक ये घटना हुई थी, जिसमें फतेहगंज थाना क्षेत्र से बारात समारोह में शामिल होकर के कुछ लोग जो है अपने घर टेंगवारी के लिए जा रहे थे। तभी अचानक बीच रास्ते में तोर्रा नाले के पास मोड़ के पास एक पेड़ से ये वाहन टकरा गया था, जिसके बाद पेड़ से टकराने के बाद मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई थी और वहीं 2 लोगों को उपचार के दौरान डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। जैसे ही पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी तो स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया और वहीं गाड़ी में एक व्यक्ति जो फंसा हुआ था उसको भी घंटों के रेस्क्यू के बाद पूरी मशक्कत से उसको निकालने का काम किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जो हादसा हुआ है कि किस वजह से हुआ है और क्या कारण रहा इस पूरे हादसे का, अभी तक पुलिस के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अब देखना यह है कि पुलिस की जांच के बाद क्या पता चलता है और क्या जानकारी निकल करके सामने आती है कि ये पूरा हादसा किस वजह से हुआ, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। उधर अलीगढ़ में दहेज के लिए लड़की पक्ष के लोगों को परेशान करने का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़ित पक्ष से 1 लाख की डिमांड की गई है। बता रहे हैं सहयोगी अलीगढ़ से प्रदीप पुंडे। खातिर एक और युवती का भविष्य दांव पर लग गया है। आपको बता दें पूरा मामला थाना चंडौल क्षेत्र के गांव का है, जहां पर एक युवती जिसकी शादी आज होनी थी यानी 22 मई को होनी थी, लेकिन लड़के वालों ने दहेज के खातिर लड़की से शादी करने से मना कर दिया। लड़की की माँ जो है वो विधवा है, बाप है नहीं। इसके बाद लड़की अपनी माँ के साथ लड़के वालों से मिलने के लिए पहुंची, लेकिन उन्होंने मिलने से भी साफ मना कर दिया, जिसकी शिकायत लेकर युवती की माँ और युवती जिसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, आज बारात आनी थी, थाने पहुंची और थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। मामला दर्ज करने के बाद में पुलिस जो है लड़का पक्ष की तरफ से जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। वहीं आपको बता दें कि दहेज की खातिर इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। दहेज लोभी जो लोग होते हैं इस तरीके से दहेज के खातिर एक युवती के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं प्रदीप पुंडी, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। आगरा में प्रशासन और पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ रविवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। बता रहे हमारे सहयोगी मनीष गर्ग। आगरा पुलिस व एसओजी टीम की बड़ी खनन पर कार्रवाई देखी जा रही है। आपको बता दें आगरा देहात के लगभग 6 थानों में कई अवैध खनन करने वाले लोगों पर व अवैध खनन कर रहे वाहनों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें एसओजी टीम व थाना पुलिस, आगरा पुलिस ने मिलकर खनन माफियाओं पर एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर कई ट्रैक्टर और कई लोगों को पकड़ लिया है। आपको बता दें आगरा देहात जो कि खनन में एकदम से हाईलाइट माना जाता है। आपको बता दें आगरा देहात में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद देखे जाते हैं। आपको बता दें 6 थानों का मामला है, शमशाबाद, फतेहपुर सीकरी, खैरागढ़, जगनेर, कई थानों का मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर आगरा पुलिस एसओजी टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें आगरा देहात में कार्रवाई होते ही खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। खनन माफिया वाहनों को छोड़कर भागे व अपनी लगातार भागते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें पूरा मामला आगरा देहात का बताया जा रहा है, जहां पर खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। आगरा देहात से इंडिया वॉइस के लिए सचिन गुर्जर की रिपोर्ट। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।